सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 29 जनवरी को हुई सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया और सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा इंटरकास्ट मैरिज की संख्या आज बढ़ी है। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। सवर्ण जाति के छात्रों का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। सवर्ण जाति के छात्रों का आरोप है कि नए नियमों में सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। इनसे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। चलो सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर आशीष हांडा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। निरंजन पोद्दार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय हैं, अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के ओबी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा का मैं रुख करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष हांडा जी, जो निरंजन पोद्दार जी कह रहे हैं कि अब ये तो तीर कमान से निकल गया और नुकसान तो कर गया, कितना नुकसान किया ये तो पता नहीं, कैसे इस नुकसान को बीजेपी कम करेगी? सर जी, धर्मराज जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सर देखिएगा, सबसे पहले निरंजन जी की इस बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने मरे हुए सांप का एग्जाम्पल दिया, तो मैं ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया जानती है, जो मैं शब्द बोलूंगा उसको आगे कंप्लीट कर पाएगी कि मोदी है तो हर कोई कह देगा मुमकिन है। यानी मोदी वो शख्स है जो मरे हुए सांपों को जिंदा कर सकता है और जिंदा सांपों को गले में लपेटने का हिम्मत रखता है। जब 370 हटाने की बात थी तब भी यही कहा गया था कि लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, चिंता मत करिएगा, झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब भी ऐसी ही कुछ बातें की गई थी। यानी जिन मुद्दों को छेड़ने की आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी, वो 56 इंच का सीना मोदी का है और हम आगे भी आपको वो जो जरूरी है हमारे समाज के अंदर कुरीतियों को बदलना या उनको निर्णायक रूप से ठीक करना, वो हम करके दिखाएंगे। आज जो फैसला आया जी, इसको समझने के लिए मैं चाहूंगा, वैसे तो हमारे लर्नर फ्रेंड हिमांशु जी ने काफी उसमें बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पे पार्टी का पक्ष रखने के लिए आया हूं। इसलिए मैं कहूंगा कि कई बार क्या होता है, ऑपोजिशन का एक काम होता है और वो काम क्या होता है, डर फैलाओ, अविश्वास का माहौल बनाओ और भोली भांति जनता को वर्गलाओ। यही हमने देखा था सीएए के टाइम पे, यही हमने देखा था एनआरसी के टाइम पे, जब लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था और गलत भावनाओं में बहाया गया था। असल में दिक्कत क्या है, यहां लोगों की भोली भाली जनता की दिक्कत नहीं है। 1000 बूंद पानी के अंदर भी अगर एक बूंद शाही डाल दो तो वो एक बूंद शाही जो है 1000 बूंद पानी पे भारी पड़ती है। ऐसा ही कुछ संदेह का रूप होता है। जब आपने एक असंदेह का माहौल क्रिएट कर दिया, एक अनरेस्ट क्रिएट कर दिया, आपकी जनता को, आपके जो दर्शक हैं उनको ये समझना जरूरी है कि पहली बात तो ये कि ये जो रेगुलेशन आया, ये कहा जा रहा है असंवैधानिक है। भैया कैसे असंवैधानिक है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के राइट्स के अंदर आता है कि वो रिफॉर्म्स ला सकती है और अगर वो कोई रिफॉर्म लेके आए तो असंवैधानिक कैसे है? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये अपनी मर्जी से लाया गया? क्या ये एक दिन में लाया गया? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जब ये रेगुलेशंस लाने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जबकि पिटीशन आई थी मदर की रोहित वेमुला पीएचडी स्कॉलर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी ये कास्ट के चक्कर में, कुछ डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में, और मदर ऑफ पायल ताडवी जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर थी मुंबई में जिन्होंने आत्महत्या कर ली 2019 में। इनके केसेस के अगेंस्ट में पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई ऐसी रेगुलेशंस लेके आइए जहां पे आप ये जो पिछड़ी जनजाति हैं इनकी डिस्क्रिमिनेशन को आप रोक पाए, और इनके आदेश अनुसार ये मामला इस तरह से यूजीसी ने सर एक मिनट, पहली बात आशीष हांडा जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में SC ST के लिए कहा था, ओबीसी कहां से आ गया उसमें? जी चलिए, ये बात भी है। आप बताइए ओबीसी क्या है? ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास। अगर वो जनरल ही हैं तो आपने उनको अदर बैकवर्ड क्लास में क्यों रखा है? और अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास कह रहे हैं, यानी ये ऑब्जर्व किया गया कि SC ST की तरह वो भी डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो रहे हैं, जिसका सबूत ये था कि पिछले 5 साल के अंदर
जो यूजीसी ने पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट में अपने कहा कि पिछले 5 साल में अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस डबल से ज्यादा हो गए और टोटल 5 साल में 1160 कंप्लेंट आई, जिसके बाद ये रेगुलेशंस बनाना तय हुआ। पहली बात तो ये क्यों जरूरी था। दूसरी बात, ज्यादातर लोगों को, खासकर जो आपके दर्शक रहेंगे, ये मालूम नहीं है कि बहस है क्या, असल में दिक्कत क्या है। तो उन्हें पता होना चाहिए पहले यूजीसी 2026 की गाइडलाइंस है क्या। देखिएगा, आपके सवालों के जवाब मैंने देने हैं, को पैनलिस्ट के सवालों के जवाब देने हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा प्रोपोर्शनेट टाइम मुझे ज्यादा मिलेगा ताकि मैं वो बता पाऊं, क्योंकि अज्ञानता की वजह से कई बार भ्रामकता फैलाई जाती है। अभी जब ये जो 2026 गाइडलाइंस आई है यूजीसी की, ये बहुत सिंपली इनका एक ही एम है, टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन। और स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन जो करना है, उसके लिए क्या करना है? पहला तो आपने खुद एक पॉइंट उठाया, ओबीसी की इंक्लूजन, ये किया गया। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी क्रिएट किए गए। जो ईओसी क्रिएट करना है उसका मकसद यही है कि कंप्लेंट रिसीव करेगा और जहां जहां हांडा साहब एक मिनट रिकमेंडेशन नहीं, हांडा साहब, जो देखिए, ये इस पूरे कानून को कोई खराब नहीं कह रहा, इस पे 2-3 पॉइंट जो रेज किए जा रहे हैं, मैं उस पे, आप उस पे जवाब दीजिए। अब सर मैं आपके पास आता हूं, हांडा जी, 2 पॉइंट है जिसको पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। पहली आपत्ति की जो कंप्लेनेंट है, अगर उसने झूठी कंप्लेंट की, जांच में पता चल गया कि उसने झूठा कंप्लेंट किया, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ये इस पर एक आपत्ति है। दूसरी आपत्ति, जो जांच कमेटी बैठेगी, उस जांच कमेटी में कोई भी सामान्य वर्कर नहीं होगा। ये 2 आपत्तियां, इस पर आपको जवाब दे दीजिए। जी, पहली जो आपत्ति आपने बताई, देखिए पहले तो हम एक बात समझ लें कि कोई भी रूल आता है वो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट होता है। पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई अमेंडमेंट्स उसमें अपनी गाइडलाइंस दिया है और गवर्नमेंट ने उसको अबाइड किया है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई हुई सरकार के द्वारा कोई भी रूल लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें अमेंडमेंट देता है, तो हम छाती पीटना शुरू नहीं कर देते, हम हाय हाय करना शुरू नहीं कर देते, हम सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा नहीं कर देते। डेमोक्रेसी खतरे में है कहने वाले जो सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाते थे, शायद आज वो इस बात को मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है बीजेपी की बंद मैना बंद तोता, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। जो देश के बाहर जाके कहते थे कि हमारी न्यायिक संवैधानिक प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज है, कम से कम आज उनकी बोलती बंद हो गई, नंबर 1। दूसरी बात, एक बात समझिएगा, जब ये कहते हैं कि किसी ने इल्जाम लगाया और वो इल्जाम लगाने वाले के अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, भले वो झूठा है वो सच्चा है, ये अमेंडमेंट हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, और इसको अमेंडमेंट हम करके दोबारा लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इसमें कोई बड़ा छोटा जीत हार की बात नहीं सर, वही बात है ना हांडा जी, नहीं हांडा जी, लेकिन यहाँ एक बात और समझने की है, ये जो बवाल हो रहा है इसी 2 पॉइंट पे हो रहा है ना। अगर ये पहले ही दुरुस्त होके आता तो अमेंडमेंट की बात ही नहीं होती, इतना बवाल नहीं होता। मसला बस वही 2-3 पॉइंट का है। अभी तो इसमें और बहुत कमियां निकाली जाएंगी और बहुत कमियां निकाली जा रही हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये यहां पे ये कहना कि जो स्वर्ण है वो उनके साथ अन्याय हो गया, जो स्वर्ण है उनको अब ऐसे बांट रहे हैं, उनको चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं सर, हांडा जी आपके पास आता हूं, डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। आप लोगों की बात पर डॉक्टर आशीष हांडा को रिएक्ट करना है सर। आप पॉइंट, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, कोई 2 मिनट कुछ नहीं बोलेगा, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी, बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि आपने देखा होगा विष्णु जी हो, मुन्ना जी हो, निरंजन जी हो, सब इसकी बखियां उधेड़ने में लगे हैं। सिर्फ मैं ही इसको डिफेंड कर रहा हूं, तो मुझे प्रोपोर्शनेट टाइम मिलना जायज है। जो आपने दिया, आपका आभार। देखिएगा, मैं आपके दर्शकों को पहले बता दूं कि इसकी जरूरत क्यों थी, मैंने बता दिया। अब आप ये बात समझिएगा कि ये जो यूजीसी एक्ट 2026 आया है, ये एक सिस्टम को फिक्स करने की नीयत से आया है जहां पे डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें एतराज होगा। जो लोग पीडीए के नाम पे छाती पीटते हैं, आज हम उन्हीं पिछड़ों को, दलित को अगर हम संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें उनको एतराज क्या होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता। ये जो बांटने की बात कर रहे हैं, ये बांटने का काम किसी ने नहीं किया, ये इन्होंने ही किया है, जहां पे इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ट कर दिया कि अब जो ऑर्डिनरी जनरल कैटेगरी है वो अब इससे मार खाएगा। क्यों मार खाएगा भैया? जनरल कैटेगरी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो पिछड़े हैं, जो पीछे छूटे हुए हैं, उनको समानता देने के लिए ये नियम लाया गया है। सारी चीजें हवा में है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर इसको प्रोटेक्शन नहीं मिली तो,
अगर इसका मिसयूज हो गया तो अरे भाई मिसयूज किसका नहीं हो सकता। आज एक डाउरी एक्ट आया तो क्या उसका मिसयूज नहीं हो सकता। हमारे भी जो हिमांशु जी बैठे हैं, क्या डाउरी एक्ट का मिसयूज नहीं होता। आप कोई भी एक्ट लेके आइए, कोई भी रूल बनाइए, कोई भी लॉ बनाइए, वो दो धारी तलवार होता है, यूज मिसयूज दोनों होता है। उसको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, लेकिन यहां पे जो प्रावधान रखे गए, जब हमने ये कह दिया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनेंगे जो कंप्लेंट्स रिसीव करेंगे, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है। जब हमने कह दिया कि इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें 10 मेंबर होंगे और 50% रिप्रेजेंटेशन मस्ट कर दी SC ST OBC डिसेबिलिटी और वुमेन की, लेकिन 50%, 100% नहीं। जब हमने कह दिया इक्विटी स्क्वाड बनेंगे जो ऑन स्पॉट डिस्क्रिमिनेशन को चेक करेंगे, हमने 24 में 7 हेल्पलाइन ले आए जहां पे पोर्टल पे भी कंप्लेंट कोई डाल सकता है और उसका नाम भी अगर वो चाहे तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमने स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड कर दिया, 24 घंटे के अंदर कमेटी को मिलना पड़ेगा जब कोई कंप्लेंट आएगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के देनी होगी, 7 दिन के अंदर जो कमेटी का चेयरपर्सन है जो कि इंस्टीट्यूशन का हेड है उसको एक्शन इनिशिएट करना होगा, 30 दिन के अंदर ऑम्बुड्समैन के पास रिड्रेसल के लिए जा सकता है और हर 6 महीने में कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जब इतनी टाइट बाउंडेशंस हम लेके आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो रहा है तो हम यूजीसी के माध्यम से उसकी फंडिंग रोक सकें, उसकी डी-रिकॉग्नाइज कर सकें, उसको उसके जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो रोक सकें और उसकी डिग्री को भी रिवोक कर सकें। ये स्ट्रिंजेंट लॉज क्यों लेके आए, ताकि हर यूनिवर्सिटी ये इंश्योर करे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन अगर किसी जनरल कैटेगरी वाले को लगता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो ये लॉ तो उसके लिए है ही नहीं। ये लॉ तो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो माइनॉरिटी में है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ है। फिर भी इसमें जनरल कैटेगरी की कंप्लेंट्स को भी इंक्लूड करने का प्रावधान अब रख दिया गया है। और भी जो अमेंडमेंट, चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं, मैं डॉक्टर हिमांशु उपाध्याय, ठीक है, डॉक्टर आशीष चांडा आप मुझे बताइए, ये जो सड़क पर अलग अलग जगहों पर लोग उतरे, युवा वर्ग उतरा, अलग अलग संगठन उतरे, वो क्यों उतरे? सर वो इसलिए उतरे, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया, उन्होंने डाउट क्रिएट कर दिया। तो इस डाउट को नहीं, तो फिर इस डाउट को दूर करना किसका काम था? नहीं, आशीष चांडा जी, इस डाउट को दूर करना किसकी जिम्मेदारी थी? इस डाउट को दूर करना किसकी जिम्मेदारी थी? सवाल 1 लाइन का होना चाहिए, जवाब 5 लाइन का, मुझे जवाब देने दीजिए। अरे सर खूब टाइम दिया, अब 1 घंटा में सवाल जवाब आपसे थोड़ी करता रहूंगा। मैंने कहा इसको दूर कर, अभी 2 दिन, एक मिनट सुनिए, अभी अरे आशीष चांडा जी, अभी 2 दिन पहले, अभी 2 सुप्रीम कोर्ट को मान्यता तो दे रहे हैं, वरना जब यही सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट फैसले सुनाता है, केजरीवाल को दोषी ठहराता है, राहुल गांधी के अगेंस्ट केस को मान्यता देता है, तब आपको यही सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि हमारी इंस्टीट्यूशंस को सारे के सारे को कैप्चर कर लिया है मोदी ने। आज कम से कम इस सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता के ऊपर आप जो मान दिखा रहे हैं ना, सर वो सब ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सर एक मिनट, ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ डॉक्टर साहब, ये जो बात नहीं समझ रहे, सर एक मिनट, मैं बहुत कूल माइंड होकर आराम से बात करता हूं, जिस चीख चिल्लाने में भरोसा नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि जो मिसकम्युनिकेशन हुआ ये किसकी देन थी, किसकी जिम्मेदारी जवाबदेही थी मिसकम्युनिकेशन ना हो? बहुत अच्छा सवाल। धर्मराज जी, आप एक बात समझिए, आप उस बात को समझने के लिए मेरे को टाइम दीजिए कि मैं समझा पाऊं। अगर मैं आज इल्जाम लगाऊं, किसी के ऊपर कोई महिला इल्जाम लगा दे कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, इल्जाम लगाना 1 मिनट का काम होता है, उसको प्रूव या डिसप्रूव करना बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, इसको हिमांशु जी समझते हैं। लेकिन इसी तरह से मन में शंका पैदा करना, मैंने क्या कहा था, 1000 बूंद पानी पे 1 बूंद स्याही भारी पड़ती है। जब लोगों के मन में इन्होंने पहले भी CAA NRC फार्मर्स लॉ के टाइम पे भ्रांतियां पैदा कर दी, तो वो दूर होने में टाइम नहीं लगता। ये कब की है, ये 13 जनवरी की तो है ये सारी। आज हम बात कब करें, 29 जनवरी को, 16 दिन सारे नहीं हुए, अभी तक तो आधे लोगों को पता भी नहीं है कि यूजीसी 2026 है क्या। मैं गारंटी देता हूं, आपके पैनल पे बैठे आप मेरी किसी से 1-to-1 डिबेट करा दीजिए, आधी चीजें 2026 यूजीसी की उन्हें भी नहीं पता होंगी, तो आम जनता को कहां से पता होगी? और जब पहले प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सोल्यूशन कहां से लाएं? इन्होंने तो गलत नैरेटिव धर दिया कि भाई जो आम आदमी है, जनरल कैटेगरी है, वो मारा गया, जनरल कैटेगरी के राइट छीन लिए। चलिए ठीक है विष्णु पांडे जी, ठीक है विष्णु पांडे जी बहुत देर से शांत हुए, ठीक है विष्णु पांडे जी बोलना शुरू कर दिया, सोसाइटी
के अंदर। आखिर सरकार युवाओं में वो भय तो सरकार ने पैदा किया ना। अगर वो एक वर्ग गया है स्टे लेने के लिए, तो कौन सा वर्ग है वो क्यों चला गया? वो एक वर्ग गया जो आपके द्वारा पॉलिटिकली फूक दिया हुआ वर्ग है। नहीं आशीष जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप लोगों ने क्या किया है, धर्म पे बांटा भाषण और आपने युवाओं को बांट दिया है। एजुकेशन सिस्टम पे आपने हमला किया। जातीय जनगणना का कलेश कौन लेके आया? कौन जातीय जनगणना के ऊपर ढोल बजाता है? उस नेता का नाम पता है आपको? किस पार्टी का? आशीष जी, यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन की बात करें, क्रॉस क्वेश्चन नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे, ये खेल रहे हैं। ये आप बता दीजिए कि अगर लोगों के बीच में ये मिसपरसेप्शन क्रिएट हुआ है और ये चीजें हुई हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो आप समझा नहीं पाए। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी अपनी अपनी सोच है सबकी। देखो, हम एक बात कह रहे हैं, हमने बड़ी बुनियादी बात उठाई, ये मुद्दा पॉलिटिकल है ही नहीं। सोशल स्टिग्मा जो है उसको दूर करने के लिए, इक्वालिटी देने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, यूनिवर्सिटीज में समानता हर विद्यार्थी को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडलाइन जारी की। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जितने ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं उनको लगा, सर एक बात बताऊं आपको, सर क्योंकि अभी सर मेरे पास 1 मिनट है। जितने लोग हैं जो इस कमेटी में थे पार्लियामेंट के, जिन्होंने इसको देखा, उस पर अनुशंसा की, उन्होंने तो हाथ झाड़ दिए भाई, उन्होंने सब कुछ सरकार के ऊपर डाल दिया। देखिएगा, अल्टीमेटली जो पॉलिसी डिसीजन होते हैं वो सरकार के होते हैं, इसमें गलत कहां है? दूसरा, जो ये रेगुलेशंस लाना है, ये यूजीसी के इख्तियार में, उनके राइट्स है, बिल्कुल है, के अंदर आता है, इसलिए यूजीसी इसको लेके आया है। तीसरी बात, अगर किसी को इसमें किसी तरह की शंका है तो हमारी डेमोक्रेटिकली उसको राइट है कि वो कोर्ट में। चलिए सर, ठीक है, आपका अपना स्टैंड है, लेकिन ये भी एक सर, ये भी एक ठीक है सर, समय इतना ही था। हंडा साहब, डॉक्टर साहब, तैयार है, हंडा साहब, वक्त इतना ही था।